हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इस साल 2021 के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन मोड पे होंगे और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। तो अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें क्वेश्चंस जो है वो देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन वीडियोस से फ़ायदा मिलेगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो आप डायरेक्ट ना देखें, बल्कि पहले जो है वो थ्योरी क्लासेस जो हैं जो हो चुकी हैं उनको पहले ज़रूर देखें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जा कर के जो वेव मोशन एंड एप्लीकेशन जो पहली यूनिट है उसको आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और फिर पर्टिकुलर जो चैप्टर के सॉल्व करवाए जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनको जो है वो उनसे रिलेटेड वहाँ पर थ्योरी पढ़ लें। और उसके बाद फिर आकर के जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो को रेफ़र करें क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि फ़लाने क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है तो किस तरह से सॉल्व किया गया है। एक बार उस तरीके को समझेंगे तो आपको कंसेप्ट बार बार रिवाइज़ होता रहेगा और आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाएगा। बाद में उसको PDF की फॉर्म में लिख लें आप अपनी कॉपी पे तो वो एक अलग बात है, क्योंकि एक ये मुश्किल आती है कि विकल्पीय प्रश्नों में लिखना बहुत पड़ता है। एक तो पहले क्वेश्चन फिर उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए अगर आप इनके नोट्स वगैरह बनाएंगे या कहीं लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप वीडियो से ही रेफ़र करें, वो ज़्यादा सही है। हालांकि तब भी मैं PDF दे दूँगा आपको। और साथ ही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप क्वेश्चंस को वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखें और उसके बाद अगर वो नहीं होता है आपसे या हो जाता है तो फिर आंसर सही या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं और तब आगे वीडियो को प्ले करें तो आप उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर फिर मिला सकते हैं कि आपने क्या सोचा। डायरेक्ट आप इसको पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जिन तरीक़ों को बताया है मैंने अभी डिस्कस किया है आप उनको देखें, उनको फॉलो करें। पहले आप थ्योरी क्लास ले लें, देख लें, पहले उनसे प्रिपेयर हो जाएं कंसेप्ट्स, तब आप इन वीडियोस को देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हम आज के सेशन में ले रहे हैं अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में यूनिट फर्स्ट तरंग गति, उसके अनुप्रयोग हैं और इसमें चैप्टर नंबर 1 सरल आवर्त गति SHM जिसे कहते हैं शॉर्ट में, इस चैप्टर को ले रहे हैं और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना, यानी कि शॉर्ट में MCQ करके बोला जाता है। तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है SHM करते हुए कण का माध्य स्थिति पर वेग होता है न्यूनतम, अपरिवर्तित, शून्य, अधिकतम। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था कि वेग के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है तो सीधे पेंडुलम के बारे में सोचिए। जब पेंडुलम जो इस तरह से है दोलन करता है तो देखिए यहाँ पर आकर के वो क्षण भर के लिए रुकता है, ठीक है ना। तो इस रुकते वर्ड से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 0 होती है और यहाँ पर जब लौट के आता है तो बहुत तेज़ी से इसको पार करता है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, हमेशा A ओमेगा होता है, यानी कि आयाम और उसका जो कोणीय वेग है उनका मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्वेश्चन था SHM करते हुए कण का माध्य स्थिति पर वेग होता है। माध्य स्थिति पर वेग कितना होता है? तो न्यूनतम, शून्य, अपरिवर्तित और अधिकतम। तो अपरिवर्तित तो खैर गलत है क्योंकि आपका बदल रहा है वेग। न्यूनतम भी नहीं है क्योंकि न्यूनतम तो किनारे होता है और अधिकतम भी अधिकतम हो सकता है, ठीक है ना। अधिकतम जो है वो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो सबसे सही है, माध्य स्थिति पर वेग। और शून्य भी नहीं होगा क्योंकि शून्य तो किनारे पर होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा सही है, ठीक है ना। ये हमारा अधिकतम वाला जो पोर्शन है पार्ट ये पूरी तरह से सही है। और साथ ही साथ अब इस कंसेप्ट के साथ और तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग कितना होता है? तो वो शून्य होता है। न्यूनतम कहाँ होता है? तो वो अधिकतम विस्थापन स्थिति में होता है। इसी का उल्टा पूछ सकते हैं, वेग न्यूनतम कहाँ होता है? तो माध्य स्थिति पर होता है। तो कुल मिला के इस कंसेप्ट पे आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो घुमा फिरा करके पूछ देते हैं तो अब आप उनका आंसर कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन है SHM में विस्थापन व त्वरण में सही संबंध होता है।
त्वरण और विस्थापन में रिलेशन पूछ रहा है। तो जब हमने आपको एसएचएम की डेफिनेशन बताई थी, तो एसएचएम में कंडीशंस, उसकी शर्तें या डेफिनेशन में जो पहला होता है वो तो ये होता है कि माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति होती है। दूसरा जो होता है कि उसके ऊपर एक त्वरण लगता है, प्रत्यानयन त्वरण लगता है, और वो त्वरण जो है विस्थापन के समानुपाती होता है। लेकिन इसी में आप पॉइंट नंबर 3 जब लगाएंगे तो ये हमेशा माध्य स्थिति की ओर दृष्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। समानुपाती समानुपाती हैं, लेकिन एक में विस्थापन और एक में माइनस विस्थापन है। तो हमारे पास कंसेप्ट के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो है वो हमारा जो है वो सी पार्ट जो है वो सही है। तो आप देखेंगे कि पहले आप जो है यही तरीका करिए कि पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचने की कोशिश करिए, और फिर उसके बाद आप प्ले करिए, और आपको कारण और आंसर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, और उससे आपके जब कंसेप्ट्स बनेंगे तो वो काफ़ी दिनों तक आपको याद रहेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन है हमारे पास, एसएचएम करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण का परिमाण होता है 0, अधिकतम, न्यूनतम, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखिए कि अगर सरल आवर्त गति हो रही है, ये उसकी माध्य स्थिति है, ये अधिकतम विस्थापन की स्थितियां हैं ए और ए डैश। तो अब आप देखिए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में या इस स्थिति की बात कर रहा है, तो त्वरण का परिमाण कितना होता है। आप जानते हैं त्वरण का जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा = -ω² y होता है। और जैसे मान लीजिए सपोज़ मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, यानी कि ये दूरी यहाँ से आयाम की हो जाएगी, और जब आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे -ω²a, तो इसका मतलब आपके पास त्वरण भी अधिकतम निकलेगा। तो कहने का मतलब है 0 तो हो नहीं सकता, गलत है, न्यूनतम भी नहीं होगा, अधिकतम और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका अधिकतम जो है वो सही है। चाहे आप यहाँ पर आएँ चाहे आप यहाँ पर आएँ, त्वरण अधिकतम होगा। बस ये है कि यहाँ पर जब रहेंगे तो स्थिति माध्य स्थिति की और इधर की तरफ रहेगी, और जब यहाँ पर आएंगे तो आपकी स्थिति इस तरफ होगी। तो एक केस में अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में आएगी जब आप इधर रहोगे, और जब आप इस साइड रहोगे तो उस केस में अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इसलिए त्वरण का परिमाण जो है वो अधिकतम होता है। ये आपका, इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो सी को टिक कर देते हैं। देखिए मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन है हमारे पास, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाए तब उसकी लंबाई, जब उसकी लंबाई कर दी जाती है, मतलब लंबाई कितनी कर दें कि उसका आवर्तकाल 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए एक तो सरल लोलक की बात है, उसके आवर्तकाल की बात हो रही है, और उसकी लंबाई की बात हो रही है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है जो सरल लोलक के आवर्तकाल को लंबाई से रिलेट करता है, वो फेमस फॉर्मूला t = 2π√L/g है। तो जब आप पेपर में भी आएगा तो आप इसी तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपके आवर्तकाल 2 गुना करना है आपने, ठीक है ना। तो आवर्तकाल अगर आपको 2 गुना करना है तो उसकी लंबाई जो है वो हम कितनी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका L जो है वो रूट में है। अगर आप t को डबल करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे 2 आए, तो L को कितना करेंगे। तो आप L को जब 4L करोगे तब जाके कहीं अंडर रूट में से 4 जो है बाहर निकल के 2√L बनेगा, यानी कि आपका जो आवर्तकाल है वो 2 गुना हो पाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, अंडर रूट की वजह से यहाँ पे 4 गुना लंबाई करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका आवर्तकाल 2 गुना हो पाएगा। और आप अगर इस तरह से नहीं सोचना चाहते हैं, आप फॉर्मूले से ही करना चाहते हैं, तो आप इससे ज़रा फॉर्मूला डेवलप कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है इस फॉर्मूले से। तो इससे फॉर्मूला बनता है T1/T2 = √L1/L2। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो T1²/T2² = L1/L2। अब देखिए आवर्तकाल 2 गुना करना है, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। T1²/2T1², T2 की जगह 2T1 डाल दिया, ठीक है ना। अब ज़रा इसे हम इधर ला करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए T1²/4T1 = L1/L2। T1² कैंसिल, तो L2 = 4L1। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा कि लंबाई जो है वो 4 गुनी, प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी कर दी जाए। तो इसका मतलब हमारा जो है ये सी पार्ट सही है। तो आप अगर डायरेक्ट सोच लेते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, और अगर नहीं सोच पाते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूले से समझ में आता है, तो आप इस तरह से कर लीजिए। अब चूँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये होता है कि टाइम आप बचा लोगे किसी क्वेश्चन में, तो टफ़ क्वेश्चन में वो ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप इस तरीके से सोचें। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपके पास मतलब नहीं सोच पा रहे हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है और इसका आंसर जो है वो 4 गुना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखिए क्वेश्चन है एसएचएम करते हुए कण की साम्य स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा होगी और आपके पास ये ऑप्शंस दिए हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 0। आप देखिए अगर मान लिया सपोज़ करिए काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने याद किया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में ऐसा ही रहता है, बस एक्स की जगह पे ए स्क्वायर, क्योंकि ये नियत रहती है, बाकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर उतना ही रहता है। तो जब इसका ग्राफ खींचते हैं उसके लिए भी ये याद करनी पड़ती हैं वैल्यूज़। अब देख लीजिए हमसे क्या बात कर रहा है, हमसे स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करने का मतलब है कि उस केस में आपका जो है ये वाला ऑप्शन, ये वाली चीज़ पूछ रहा है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप इसको तुरंत सही कर लोगे, इसमें हमारा ए पार्ट जो है वो सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी दोलन आवृत्ति कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है आधी, 2 गुनी, 4 गुनी, चौथाई, इस तरह से ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए दोलन की आवृत्ति का तो ऐसे कोई फॉर्मूला पता नहीं है, बस हमें सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला पता है कि t = 2 π/L/g होता है। अब इसी से आप देखिए आवर्तकाल है तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 1/t हो फॉर्मूला है, तो इसी में आप इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 1/2 π/L/g, यानी कि जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n = 1/2 π/g/L। कहने का मतलब है n से जो डायरेक्ट रिलेशन आता है लेंथ का, वो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L इतना आता है। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई 4 गुनी कर दी, तो लंबाई अगर 4 गुनी कर दी तो 4 का √2 बाहर निकल आएगा और n जो है वो हाफ, मतलब 2 अपॉन में आया है ना, तो इसका मतलब आवृत्ति जो है वो आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। या तो आप इस तरह से निकाल लें, तुरंत सोच लें इससे, और अगर नहीं सोच पाते हैं तो फिर आप इसका फॉर्मूला बनाएं उसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन हमने भी किया था कि n1/n2 = √L2/L1 व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो देखिए 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा और फिर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके जिस तरह से अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था आप निकाल सकते हैं। इससे आपका जो है टू द पॉइंट पर्टिकुलर जो प्रॉपर मेथड है उससे आंसर आएगा, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा लगता है। इसमें क्या है, आपने अभी तो मैंने समझाने के लिए स्टेप्स लिखे भी हैं, अदरवाइज़ आप एग्जाम में डायरेक्ट सोच सकते हो इस चीज़ को, सीधे यहीं से लिखो n = 1/t, वैल्यू पुट करी, सीधे उसको काटा, पलट दिया और फिर सीधे सोच लिया, वहाँ से यहीं से सोच लेंगे आप। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L है, 4 गुना करा तो 4 का √2 बाहर आया, 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा जो ए पार्ट है वो ए पार्ट, ये आंसर हमारा इसका सही होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखिए क्वेश्चन है नियत लंबाई के सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल T है, खदान के भीतर इसका आवर्तकाल होगा t से अधिक, t से कम, t के तुल्य और तुलना नहीं की जा सकती, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने अगर थ्योरी क्लासेस आपने रेफ़र करी होंगी हमारी, तो सरल लोलक के जो स्पेशल केसेस होते हैं बहुत सारे होते हैं। मैंने उस टाइम भी बताया था कि इसमें करीब 25-30 क्वेश्चन एक नंबर के बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो उन्हीं में से एक ये है खदान के भीतर, देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आवर्तकाल का फॉर्मूला लिख लीजिए, t = 2 π/√L/g होता है। अब खदान के भीतर जाने पे लंबाई तो वही रहेगी, g पे फ़र्क पड़ेगा। अब हम जानते हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर g की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगाइए आप, और अगर आप देखिए कि g की वैल्यू जो है वो आपकी कम हो जाएगी खदान में जाने पर, तो g कम हुआ इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो g कम हुआ और t की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब खदान के भीतर आवर्तकाल t से जो है वो आपका अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आंसर जो है वो आपका ए पार्ट सही है, यानी कि t से अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप देखिए अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो देखिए क्वेश्चंस कितने आसान लग रहे होंगे। अगर आपने थ्योरी क्लासेस मेरी रेफ़र करी हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल एकदम आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखिए क्वेश्चन है अवमंदित दोलनों का आयाम चरघातांकीय रूप से घटता है, चरघातांकीय रूप से बढ़ता है, सरलरेखीय रूप से घटता है या सरलरेखीय रूप से बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ग्राफ बताया था
कि अवमंदित दोलनों का जो है वो समय और विस्थापन ग्राफ कैसा होता है, तो उसमें देखिए विस्थापन जो है वो समय के साथ, आयाम जो है वो समय के साथ कम होता चला जाता है। और उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये जो डिक्रीमेंट होता है ये आपका चरघातांकी होता है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा चरघातांकी रूप से और घटता चला जाता है। अवमंदन है तो कम तो होएगा ही, तो इसलिए आपका या तो चरघातांकी होता है या सरल रेखा होता। अब आप देखिए इसमें जो है चरघातांकी रूप से घटता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी। ये ग्राफ में जो लाइन है वो थोड़ा कर्व्ड है, इस तरह से ये है, ठीक है ना, इस तरह से, तब ये आप इसने ग्राफ जो है वो इस तरह से ये बनता चला जाता है। तो देखिए इस ग्राफ के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो अब आप हर चीज़ को इस नज़रिए से देखें कि उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L तथा आवर्तकाल के वर्ग t² में खींचा गया ग्राफ होगा। अतिपरवलय, परवलय, सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हमने जो है वो थ्योरी क्लास में बता रखा है, और सरल लोलक के जो नोट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे नोट्स रहते हैं उनमें ये बताया था मैंने आपको ग्राफ कई तरह से खींचा जा सकता है। तो देखिए L और t² में है ग्राफ, हमें फॉर्मूला पता है t = 2π√L/g। अब t² है तो इसका मतलब t² कर दीजिए तो 4π²L/g। आप देखिए t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और आपको ये पता होना चाहिए कि समानुपाती अगर कोई चीज़ होती है, कोई भी दो राशियां अगर आपस में समानुपाती हैं, तो जब भी आप उनके बीच में ग्राफ खींचेंगे, L चाहे इधर लो, t² लो, चाहे t² लो, इधर L लो, आपको हमेशा एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलेगी। तो इसलिए आपका आंसर जो है इसमें अतिपरवलय, परवलय, इनमें से कोई नहीं, सरल रेखा, इसमें से सरल रेखा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि हम सी पार्ट को आंसर सही मानेंगे। और देखिए परवलय भी हो सकता था, अतिपरवलय भी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती थी अगर हमसे L और t² के बजाय L और t में ग्राफ की पूछता। तो ये ग्राफ जो हैं आप वहाँ जाकर के थ्योरी वीडियोस में देख लीजिएगा, 2-3-4 तरह के ग्राफ हैं, तो आपके 3-4 MCQ वहाँ से तैयार हो जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों पर अनंत होता है, विषुवत रेखा पे अधिक और ध्रुवों पे, विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है, दोनों स्थानों पर समान होता है, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। तो देखिए ध्रुव और विषुवत रेखा में फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पड़ेगा। अब आप अपने पुराने कंसेप्ट देखिए ग्रेविटेशन के, कि हमें पता है कि विषुवत रेखा पर g की वैल्यू कम होती है और ध्रुवों पे g की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब g का मतलब नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, हमें तो आवर्तकाल से मतलब पूछ रहा है। अब सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2π√L/g होता है। तो t का g से रिलेशन देखिए तो ये इन्वर्स अंडर रूट का रिलेशन है। इसका मतलब अगर g बढ़ेगा तो t कम होगा, या g कम होगा तो t बढ़ेगा। अब आप देखिए पहले ऑप्शन को चेक करिए, ध्रुवों पे अनंत। तो देखिए अधिक होने से आवर्तकाल कुछ ना कुछ तो निकलेगा, अनंत तो हो नहीं सकता, पहला पार्ट गलत है। विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है, मतलब ध्रुवों पे ज़्यादा, विषुवत पे कम। तो ध्रुवों पे देखिए g ज़्यादा होता है, आपका आवर्तकाल तो फिर वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो व्युत्क्रमानुपाती है। g का उल्टा रिलेशन t के साथ है, यानी कि t यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे t ज़्यादा होगा। चलिए देखिए तीसरा देखते हैं, दोनों स्थानों पर समान। तो ये ऐसा भी नहीं है, आवर्तकाल जो है देखिए वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। अब डी पार्ट में देखिए ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है, ध्रुव से अधिक वहाँ पर होता है। तो ये ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है हमारा, ठीक है ना। तो अगर देखिए आपके कंसेप्ट सही हैं और क्वेश्चन को सही से आप अप्लाई कर ले जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को पता कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर यहाँ पे सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी जो है वो सही है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो है वो MCQ थे SHM से रिलेटेड, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम पूछें, हम उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर शेयर करेंगे उतना ही बच्चों का फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूँगा कि अब आप अपनी बुक को इस हिसाब से पढ़ना शुरू करें कि आप हर लाइन में ढूंढें कि किससे MCQ कौन सा बन सकता है, क्या MCQ इससे 1 नंबर का बन सकता है। इस नज़रिए से आप अपने नोट्स को, अपने जो बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। और जो बच्चे नए हैं, जो नए जुड़े हैं चैनल से और या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे थ्योरी वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करें। जो हमारी थ्योरी क्लास चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनको रेफ़र करें। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं ऐड हैं तो अभी ऐड हो जाएँ। फ़ोन नंबर इस स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा, अदरवाइज़ आप नोट कर लें 7376292424।
इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे, और जो प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं मैथ्स की और फिज़िक्स की उनको रेगुलर लेना स्टार्ट करें, क्योंकि अब हम MCQ से ही रिलेटेड क्लासेस लेंगे, जिसमें कि आपको MCQ के बारे में तैयार करना ही सिखाया जाएगा। तो ठीक है, फिर इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।